आज हम लोग क्लास 10 का बहुविकल्पी यानी ऑप्शनल पढ़ने वाले हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आपके बोर्ड में 20 क्वेश्चन ऑप्शनल आएंगे जो सबसे इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं, और उस ऑप्शन को आपको करेक्ट चॉइस करना होगा, नहीं तो आपके नंबर कम हो जाते हैं। इसलिए मैं आपके सामने कुछ बहुविकल्पीय क्वेश्चन लाया हूँ जिसका चांस होगा 95% मैच करेगा। यदि आपने सारा वीडियो देख लेंगे बहुविकल्पीय का तो सारा मैच हो सकता है। ठीक है, तो हम चलो आपको बताते हैं जो क्वेश्चन लिखा गया है उसका आंसर क्या होगा, और इसे ज़रूर देख लेना और उसको याद भी कर लेना। लगभग याद भी होगा आपको क्योंकि आपने पूरी बुक को पढ़ लिया होगा। फिलहाल जो देखते हैं हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे लिखा है, जब श्वेत प्रकाश कांच के प्रिज्म से गुजरता है। अब इतना तो पता ही है कि श्वेत प्रकाश मतलब सूर्य से आने वाला प्रकाश जब किसी प्रिज्म से गुजरता है तो न्यूनतम विचलन किस रंग का होता है। तो न्यूनतम विचलन किस रंग का होता है। अब यहाँ पर दो क्वेश्चन हो सकते हैं, एक हो सकता है एक होता है अधिकतम, एक होता है अधिकतम कितना हो, अधिकतम किसका हो सकता है। ठीक, एक अधिकतम होता है और एक पूछता है न्यूनतम तब। ठीक है, तो फिलहाल हमसे यहाँ क्वेश्चन पूछा है न्यूनतम विचलन किसका होता है। तो जानते हो न्यूनतम विचलन हमारे किस रंग का होता है, लाल रंग का होता है। किस रंग का होता है, लाल रंग का। ठीक है, यदि न्यूनतम पूछता है तो लाल रंग का होता है, और यदि अधिकतम कभी पूछता है तो आपके बैंगनी रंग का विचलन सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, एक पहला आंसर हो गया लाल रंग, और यदि इसी का उल्टा होता तो हम लोग आंसर देते बैंगनी रंग। ठीक है, अब पहला आंसर हो गया। अब चलते हैं दूसरा ऑप्शन देखते हैं। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है अम्लीय वर्षा के जल का संभावित पीएच मान कितना होता है। अम्लीय वर्षा मतलब ऐसी वर्षा जिसमें अम्ल की मात्रा पाई जाती हो, है ना, तो उसमें पीएच मान कितना होता है। यदि पीएच मान पूछ रहा है इसका मतलब अम्ल है तो यानी 7 से कम होने वाला है, लेकिन कितना होने वाला है तो इसका जो पीएच मान होता है वो होता है 5.2 है। इसका पीएच मान होता है 5.2 लगभग कितना होता है 5.2 लगभग इसका पीएच मान होता है। ठीक है, अम्लीय वर्षा का पीएच मान 5.2 लगभग होता है। ठीक, दूसरा आंसर। अगला देखो, केवल जल में घुलनशील विटामिन कौन सी होती है। मतलब इसका कहने का मतलब है कि जल में कौन सी विटामिन घुलनशील है। तो इसके ऑप्शन क्या हो सकते हैं, तो इसके ऑप्शन 2 हो सकते हैं। एक हो सकता है विटामिन बी, आपके 2 आंसर होते हैं, एक होता है विटामिन बी व विटामिन सी। तो यानी आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको टिक करना होगा। अच्छा, यदि एक ऑप्शन है जैसे बी है तो बी को टिक कर देना, ऑप्शन सी है तो सी को टिक कर देना। ठीक है, दोनों ही आंसर सही होते हैं इसमें। ठीक, अच्छा तीसरा क्वेश्चन हो गया। अगला 4 नंबर, 1 किलोवाट घंटे में कितने जूल होते हैं। तो 1 किलोवाट घंटे में कितने जूल होते हैं, तो आपने कैलकुलेट किया होगा। तो जैसे 1 किलोवाट घंटे को हम बदलते हैं तब मेरा आंसर आता है, तो मेरा आंसर आता है 3.6 गुणे 10 की पावर 6 जूल। यानी हमारा आंसर है 1 किलोवाट घंटे में कितने जूल होते हैं, 3.6 गुणे 10 की पावर 6 जूल। ठीक, हमारा 4 नंबर हो गया। अगला क्वेश्चन, बेकिंग पाउडर को गर्म करने पर कौन सी गैस निकलती है। कौन सी गैस निकलती है बेकिंग पाउडर। पहले आप जानो बेकिंग पाउडर का सूत्र क्या है, बेकिंग पाउडर को किस नाम से जानते हैं। ठीक, तो बेकिंग पाउडर को एक नाम जानते हैं मीठा सोडा, इसे एक नाम से जानते हैं मीठा सोडा। यदि इसके सूत्र की बात करें, इसके सूत्र की बात करें तो इसका सूत्र होता है NaHCO3। इसका जो सूत्र होता है ये होता है, पहली बात मीठा सोडा इसका नाम दे सकते हैं, और दूसरा यदि इसके सूत्र की बात करें NaOH होता है। ठीक है, लेकिन मेरा आंसर ये नहीं था, मेरा आंसर था कि कौन सी गैस निकलती है। तो मेरा आंसर है कौन सी गैस निकलती है, तो आपका आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड अर्थात CO2 गैस निकलती है। ठीक है, कोई बात नहीं। चलो अगला आंसर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6,
पुष्प के कितने भाग होते हैं? पुष्प यानी फूल के कितने भाग होते हैं? यानी फूल के भाग की बात करें तो फूल में कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं। ठीक है, आपको आंसर में देना होगा 4 भाग होते हैं। ओके, अगला आंसर है एक लेंस की क्षमता, एक डायोप्टर है तो इसकी फोकस दूरी कितनी होगी? इसका देखो कैसे लगेगा, आपको दिया गया P बराबर, आपको P बराबर दिया गया है एक डायोप्टर। ठीक है, एक डायोप्टर दिया गया है, आपसे कह रहा है फोकस दूरी क्या होगी, तो आपको पता है फोकस दूरी का फार्मूला P बराबर 1/f होता है। ठीक, और तो P की वैल्यू क्या दी गई है? यदि P की वैल्यू यहाँ पर 1 दी गई है तो 1 रख दो बराबर 1/f, और ये इसको चेंज करोगे तो f बराबर आ जाएगा 1 मीटर या 100 सेंटीमीटर। ठीक है, या तो यहाँ पर 1 मीटर आ जाएगा या तो यहाँ पर 100 सेंटीमीटर आ जाएगा। अर्थात मेरा आंसर क्या होगा, ध्यान से देखो, यदि मैं आंसर की बात करता हूँ तो मेरा आंसर यहाँ पर क्या है, या तो हम लिख देंगे 100 सेंटीमीटर या 1 मीटर। आप इसमें से कोई एक आंसर आपके बुक का होगा। ठीक, बहुत अच्छे। अच्छा, H2SO4 के जलीय विलयन का pH मान कितना होता है? अर्थात सल्फ्यूरिक अम्ल के pH का मान कितना हो सकता है जलीय विलयन में? तो जानते हो कितना होता है? तो इसका pH मान क्या होता है? 7 से कम होता है। तो यानी आपसे मतलब अर्थात H2SO4 किस प्रकृति का है? अम्लीय प्रकृति का है। देख रहे हो ना, क्या है? 7 से कम है, इसलिए H2SO4 क्या होता है? अम्लीय प्रकृति का होता है। ठीक, और अगला क्वेश्चन, प्रयोगशाला में, ये वाला क्वेश्चन देखो, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम बनने वाले कार्बनिक यौगिक का नाम क्या है? मतलब बता रहे हैं कि कार्बनिक यौगिक, ऐसा कौन सा कार्बनिक यौगिक था जो सर्वप्रथम प्रयोगशाला में बना था? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर क्या होता है जानते हो? यूरिया, जिसे आप नॉर्मल भाषा में क्या कहते हो? खाद कहते हो, हैं? लेकिन हम उस खाद की बात समझ सकते हो, उसी खाद की बात कर रहे हैं, लेकिन हमारे शरीर के अंदर भी यूरिया पाई जाती है। तो प्रयोगशाला में सर्वप्रथम बनाने वाले कार्बनिक यौगिक का नाम क्या है? यूरिया है। पहले लोग मानते थे कि हमारे शरीर के द्वारा ही यूरिया का निर्माण होता है, लेकिन बाद में इस थ्योरी को गलत किया गया था। ठीक है, तो हो गया यूरिया, हमारा आंसर हो गया यूरिया। ठीक, अगला है अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी मतलब कोई व्यक्ति स्वस्थ है तो उसकी न्यूनतम दूरी क्या होगी? तो उसकी न्यूनतम दूरी कितनी होती है जानते हो? कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी अर्थात कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन 11 नंबर, चंद्रमा से देखने पर आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? यानी आप चंद्रमा पे चले गए, अब आसमान को आप देख रहे हो तो कैसा दिखाई देगा जानते हो? तो वहां पर क्या दिखाई देगा? काला दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा? काला दिखाई देगा। कारण, उसका कारण क्या है? क्यों काला दिखाई देगा? उसका कारण ये है कि वहां पर वायुमंडल उपस्थित नहीं है, इसी कारण वो काला दिखाई दे रहा है। ठीक, अगला क्वेश्चन 12 नंबर, मार्स गैस का रासायनिक सूत्र क्या है? दो, मार्स गैस, जो मार्स गैस है, यदि हम इसकी बात करें तो मार्स गैस का रासायनिक सूत्र क्या है? तो मार्स गैस, पहली बात किसका नाम देते हैं? देखो, मार्स गैस का दूसरा नाम होता है मेथेन। क्या होता है? मेथेन होता है। ठीक है, और इस जिसका रासायनिक सूत्र, अब मेथेन का रासायनिक सूत्र सबको पता है, क्या होता है? CH4। तो हमारा ये आंसर हो गया। ठीक, और क्लियर हो गया ना? अगला देखो, विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या होती है? अर्थात विद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? किलोवाट घंटा। हिंदी में भी लिखा हो सकता है किलोवाट घंटा है, तो विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या होती है? किलोवाट घंटा। ठीक, डीएनए कहाँ पाया जाता है? अब देखो क्वेश्चन फंस गया, डीएनए कहाँ पाया? देखो ध्यान से सुनना, डीएनए की यदि हम बात करें, यदि प्रोकैरियोट कोश का है, प्रोकैरियोट मतलब जिसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, तो उसमें कहाँ पाया गया? उसमें पाया जाएगा कोशिका, तो उसमें कहाँ पाया जाएगा? कोशिका द्रव्य में पाया जाएगा। ठीक, कोशिका द्रव्य में पाया जाएगा। कब? जब वो प्रोकैरियोट कोशिका होगी।
और यदि यूकेरियोट कोशिका है तो डीएनए कहाँ पाया जाएगा, उसके केंद्रक में पाया जाएगा। कहाँ पाया जाएगा, केंद्रक में, ठीक है, यानी नाभिक के केंद्रक में। ओके, प्रोकैरियोट है कोशिका द्रव, यूकेरियोट है तो केंद्रक। ऑलरेडी आपको लगभग आंसर केंद्रक ही देना होगा, ठीक है। और अगला, पित्त रस का स्राव कहाँ से होता है, मतलब पित्त रस कहाँ से निकलता है, तो का स्राव कहाँ से होता है, तो उसका भी आपको आंसर पता होगा। इसका आंसर हम यहाँ लिख देते हैं लास्ट वाले का, जिसका नाम है यकृत। मतलब पित्त रस का स्राव कहाँ से होता है, यकृत से होता है, ठीक है। आप लोग ये एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, देख लो, मैंने सारे आंसर आपको लिख दिए हैं और इसको एक बार स्टडी कर लेना, ठीक है। और इसके बाद अभी 15 क्वेश्चन हुए हैं, हम लोग का टारगेट होगा 100 क्वेश्चन सॉल्व करने का, ठीक है। अभी आपको और क्वेश्चन प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। 15 क्वेश्चन अटेंड किया था, अब हम 16 से लेकर 30 तक अटेंड करने वाले हैं। जो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है, एथिल एल्कोहल का आईपीएससी नेम क्या है। यदि मैं इसके आईपीएससी नेम की बात करूं तो इसका आईपीएससी नेम होता है एथेनॉल, इसका नाम होता है एथेनॉल। अच्छा, एथेनॉल जिसे आप मदिरा के नाम से भी जानते हो। अच्छा, इसका यह सूत्र की बात करें तो इसका होता है C2H5OH। देखो मेथ एथ, देखो डबल कार्बन है इसलिए एथ और एन और फिर OH लगा तो ऑल, तो यानी इसका नाम हो गया एथेनॉल। एथिल अल्कोहल का आईपीएससी नाम क्या होता है, एथेनॉल होता है। यदि कोई सूत्र पूछता है तो C2H5OH। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कभी ये देकर ये पूछ लेता है, कभी ये देकर सूत्र पूछ लेता है, कभी सूत्र देकर नाम पूछ लेता है, इसको ध्यान से देखना, ठीक। और दूसरा क्वेश्चन है, जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया था। तो किस वैज्ञानिक ने किया था, तो उस वैज्ञानिक का क्या नाम होगा। तो कौन से वैज्ञानिक थे, जैसे आपने पढ़ा था आनुवांशिकता के जनक क्या होते हैं, मेंडल होते हैं, है? तो इसी प्रकार जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो उस साइंटिस्ट का नाम था जोहान सेन, है, उस साइंटिस्ट का नाम था जोहान सेन। मतलब जोहान सेन इन्होंने क्या बताया था, जीन शब्द का प्रयोग किया था। लेकिन एक बात याद रखना, मेंडल ने जब खोज किया था मटर के पौधों का, उस समय जीन की जानकारी नहीं थी, तो उस समय मेंडल ने उस जीन को कारक बोला था, ठीक है। तो जोहान सेन ने इसका खोज किया था, नाम रखा था। अब अगला क्वेश्चन है, दूरदृष्ट दोष के कारण वस्त्र का प्रतिबिंब कहाँ बनता है। दूरदृष्ट दोष के कारण, मैं इसमें एक छोटा टॉपिक और बताना चाहूंगा। देखो याद रखना, कभी आपको दूरदृष्ट हो जाए, ठीक है, कभी आपको दूरदृष्ट हो जाए या निकट दृष्ट दोष हो जाए, बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूं, ये भी ऑप्शन में होता है बहुत कई बार, दूरदृष्ट दोष हो जाए या निकट दृष्ट दोष हो जाए। अच्छा, अब आपको इतना पता होगा, या तो इसमें अवतल लेंस लगेगा, ठीक, या तो इसमें उत्तल लेंस लगेगा, है ना, या तो अवतल लगने वाला है या तो उत्तल लगने वाला है। तो जानते हो बहुत आसान तरीका है, मैं आपको बता देता हूं कि प्रतिबिंब मतलब कौन सा लेंस लगता है, ठीक। दो, इसमें 2 वर्ड है, तो इसमें देखो जो सबसे वो कम वर्ड हो वो वाला, तो इसमें 2 है, तो इसमें कितना है, इसमें 4 है, इसमें क्या है 3 है, तो कम वाले वर्ड को कम वाले वर्ड से मैच करो। अर्थात दूरदृष्ट दोष में कौन सा लेंस लगता है, उत्तल लेंस लगता है, ठीक है ना, बहुत अच्छे हैं। और निकट दृष्ट दोष में देखो इसमें 3 वर्ड है, तो इसमें 3 मतलब ज्यादा वर्ड है, तो ज्यादा वाले वर्ड को चुनो, अर्थात अवतल वाले को चुनो, इसका मतलब है अवतल लेंस लगता है, ठीक है। इसमें क्या लगता है, अवतल लेंस। याद रखना, कभी निकट दृष्ट दोष आ जाए या दूर दृष्ट दोष आ जाए तो आपसे पूछे किस लेंस का प्रयोग करते हैं, तो आप एक बात याद रखना, जिसका वर्ड छोटा है छोटे को छोटे से सेट कर देना और बड़े को बड़े से सेट कर देना, आपको पता चल जाएगा कि वो किस लेंस का प्रयोग करने वाला है। ऐसे ही देख लो, दूरदृष्ट दोष है तो आप किस लेंस का प्रयोग करोगे, तो हम बात करेंगे उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। अच्छा, उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे, ठीक। अच्छा, उत्तल लेंस का काहे प्रयोग करेंगे, क्योंकि ये दूर, ये उत्तल। अच्छा, उत्तल लेंस की खास बात क्या है, ये किरणों को क्या कर देता है, फैला देता है। तो दूरदृष्ट दोष मतलब किरणों को क्या करेगा,
फैलाएगा नहीं, किरणों को एकत्रित करता है ना उत्तल लेंस। हाँ ठीक है, ये किरणों को एकत्रित करता है, अर्थात एकत्रित करने का मतलब है कि इसका मतलब प्रतिबिंब कहाँ बन रहा होगा, पीछे बन रहा होगा। जैसे ये मेरी आंखें हैं तो यहाँ प्रतिबिंब बन रहा होगा, हमारा प्रतिबिंब बन रहा होगा। यह सामने लेंस लगा देते हैं तो ये किरणों को क्या करेगा, ऑब्जर्व मतलब केंद्रित कर देगा, और हमारा प्रतिबिंब जो दर्पण के पीछे मतलब हमारे लेंस के जो पीछे बन रहा था वो हमारी रेटिना बन जाएगा। इसका मतलब मैं इसका आंसर बताना चाहूँ तो बहुत आसान है। इसका मतलब दूर दिश दोष में प्रतिबिंब कहाँ बन रहा था, तो बन रहा था जानते हो कहाँ, रेटिना के रेटिना के पीछे। ठीक है, किसके पीछे बन रहा था, रेटिना के पीछे बन रहा था। ठीक, कारण बता दिया, क्या बता दिया कि दूर दिश तो उत्तल लेंस लगेगा, उत्तल लेंस है किरणों को अपनी पास बुलाता है अर्थात एकत्रित करता है। अच्छा, किरणों को एकत्रित करता है इसका मतलब लेंस यानी दर्पण कहाँ बन रहा होगा, अर्थात दर्पण नहीं सॉरी वो हमारा रेटिना के पीछे बन रहा होगा प्रतिबिंब, इसलिए हमने किस लेंस का प्रयोग किया, उत्तल लेंस का। ठीक है, अगला, मनुष्य में स्पाइनल तंत्रिकाएं कितनी होती हैं। आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो उसमें स्पाइनल तंत्रिकाएं की जो संख्या होती है वो कितनी होती है जानते हो, इसकी संख्या होती है 31, इसकी संख्या होती है 31 यानी 31 स्पाइनल तंत्रिकाओं की संख्या 31 होती है, अपनी 31 होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पादप में जाइलम का मुख्य कार्य क्या है। इसको भी एक इंपॉर्टेंट समझो, मैं इसके बारे में थोड़ा समझा देता हूं। जाइलम में क्या पूछा है, पादप में जाइलम का क्या, दो, एक होता है जाइलम, एक होता है जाइलम, एक होता है फ्लोएम, दो वर्ड होते हैं ना। अब आपसे एग्जाम में पूछता है तो जाइलम का क्या कार्य है और फिर फ्लोएम का क्या कार्य है, तो आप बहुत आसानी से बता सकते हो। क्या जानते हो, आप बोलोगे सर जी देखो, जा से जल और फा से फल, अर्थात फल से मतलब खाद्य पदार्थ हो गया अर्थात भोजन से हो गया, ठीक सॉरी भोजन, और जल से मतलब पानी वाटर हो गया। तो क्या लिखा है, पादप में जल का मुख्य कार्य क्या है, पादप में जाइलम का मुख्य कार्य क्या है, तो पादप में जाइलम का मुख्य कार्य होता है जल का परिवहन कराना, क्योंकि जा से जल और फा से फ्लोएम अर्थात फा से फल अर्थात भोजन। यदि फ्लोएम होता तो भोजन का स्थानांतरण कराना होता, और यदि जाइलम है तो यानी जल का स्थानांतरण कराना है। यानी हम कह सकते हैं जाइलम का मुख्य कार्य है जल का परिवहन करना, जल का परिवहन करना अर्थात एक स्थान से दूसरे स्थान भेजना। ठीक, बहुत अच्छे, वेरी गुड। अब आगे हो गया अगला, तो अगला क्वेश्चन है, एक लघु पथित परिपथ में धारा का मान कितना होता है। अब लघु पथित मतलब शॉर्ट सर्किट, मतलब जब एक तार दूसरे तार में किसी कारणवश आपस में आ जाते हैं, सट जाते हैं, तो उस समय धारा का मान क्या होता है। तो हम एक छोटा सा आंसर देंगे, जानते हो धारा का मान बढ़ जाता है, बहुत अधिक हो जाता है, बहुत अधिक हो जाता है। क्या हो जाता है, बहुत अधिक हो जाता है, हो जाता है। अच्छा, यदि ये ऑप्शन में नहीं है धारा का मान बहुत अधिक हो जाता है तो आपका हो सकता है इन्फिनाइट हो जाए, मतलब बहुत ज़्यादा अनंत, मतलब जिसकी सीमा नहीं होती बढ़ जाता है, हम ये भी लगा सकते हैं। ओके, बहुत अच्छे, आपका 21 नंबर क्वेश्चन हो गया। 22 नंबर देखो, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है। तो मनुष्य में जो गुणसूत्र होते हैं वो कितने होते हैं, 23 जोड़े होते हैं। कितने होते हैं, 23 जोड़े। लेकिन यदि संख्या पूछता है तो कितने होते हैं, 46। ठीक है, 23 जोड़े होते हैं। यदि आपको जोड़ों के पूछे 23 जोड़े, संख्या के पूछे तो 46। फिलहाल हमारा आंसर संख्या पूछ रहा है तो हमारा आंसर 46 होगा। ठीक है, लेकिन ये भी याद रखना 23 जोड़े में 23 जोड़े में एक जोड़ा जो होता है, एक जोड़ा क्या होता है, लिंग सूत्र होता है। ठीक है, जो ये निर्धारित करता है कि वो लड़का बनेगा कि वो लड़की बनेगा।
ठीक है ना। अब देखो मैंने इसमें कितने क्वेश्चन बता दिए। गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है, जोड़ों की संख्या 23 होती है, और 23 में से एक ऐसा जोड़ा है जो बंदा क्या निर्धारित करता है, लिंग सूत्र निर्धारित करता है कि वो लड़का बनेगा कि वो लड़की। ठीक, बहुत अच्छे। अगला देखो, प्रोपेनेल में कौन सा क्रियात्मक समूह जुड़ा है? प्रोपेनेल में कौन सा क्रियात्मक समूह जुड़ा है? तो यदि मैं सूत्र की बात करता हूं तो होता है अच्छा, CHO है तो इसका नाम क्या होगा? एल्डिहाइड ना, एल्डिहाइड। मैं इसका नाम एल्डिहाइड देता हूं, CHO। प्रोपेनेल में कौन सा क्रियात्मक समूह जुड़ा है? तो CHO जुड़ा है या एल्डिहाइड का ग्रुप जुड़ा है। ठीक है ना। अब अगला, ऊर्जा की मुद्रा किसे कहते हैं? अरे ये तो सबको पता होगा, ऊर्जा की मुद्रा क्या होती है? ATP। ठीक है, ऊर्जा की मुद्रा किसे कहते हैं? तो हमारा ATP होता है। बहुत अच्छे। अगला, बिजली के बल्ब का तंत्र किससे बना होता है? बिजली के बल्ब का तंत्र किससे बना होता है? तो किससे बना होगा? किससे बना होगा बिजली के बल्ब का तंत्र? टंगस्टन। टंगस्टन जानते हो ना, जैसे कि जब आप 10 रुपए की बल्ब लाते हो तो उसमें देखो ऐसे तार लगा होता है ना, ऐसे यूं यूं लगा होता है, एक ऐसे निकला होता है, ऐसे ऐसे जुड़ा होता है, तो वो टंगस्टन का ही तार लगा होता है। क्योंकि टंगस्टन का लगाते हैं क्योंकि इसका जो क्या होता है, गलनांक होता है, बहुत उच्च होता है, लगभग 3500 डिग्री सेल्सियस इसी के आसपास होता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? टंगस्टन का। तो मेरा आंसर होगा टंगस्टन। ठीक है, तो बिजली के तंत्र में हम क्या बोलते हैं? टंगस्टन। टंगस्टन नामक तंत्र का प्रयोग करते हैं। कोई पूछे कारण क्या है, तो कारण लिखोगे इसका गलनांक बहुत अधिक होता है, बहुत अधिक होता है। ओके, टंगस्टन का प्रयोग क्यों करते हैं, कोई आपसे पूछ लेता है तो आप बोल सकते हो कि इसका गलनांक बहुत अधिक होता है, लगभग ये 3500 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। ठीक। अच्छा, अगला, यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? यूरिया, अरे अभी तो पढ़े थे कि प्रयोगशाला में सबसे पहले कौन सा कार्बनिक तैयार किया गया था? यूरिया ना। बहुत अच्छे, ऑप्शन के अकॉर्डिंग। अब यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? अब यूरिया का निर्माण प्रयोगशाला में भी होता है, आपने पढ़ा ही था, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन का मतलब है कि हमारे शरीर में यूरिया का निर्माण होता है। तो हमारे शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में होता है। कहाँ होता है? यकृत में होता है। इस बात को ध्यान रखना, यकृत यानी हमारा जो यकृत है उसमें होता है। ठीक। अगला, निषेचन के बाद पुष्प का कौन सा भाग फल में बदल जाता है? अर्थात कौन सा भाग फल में बदलता है? तो इसका आंसर है बहुत प्यारा सा आंसर मैं लिखना चाहूंगा। आंसर इसका होता है अंडाशय। अंडाशय जो होता है वो क्या होता है? अंडाशय जो होता है निषेचन के बाद पुष्प का भाग में बदल जाता है, यानी फल के रूप में बदल जाता है, अंडाशय। ठीक। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है? अब बताओ, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका रासायनिक सूत्र जानते हो क्या होता है? CaOCl2। CaOCl2 इसका विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है। ठीक। ओके, अगला 2 क्वेश्चन और बच रहे हैं। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? अब लार, ये जो हमारे मुंह से निकलती है लार, जैसे किसी चीज को देखते हो टपकने लगती है लार, उसी लार की मैं बात कर रहा हूं। तो कौन सा एंजाइम निकलता है? तो आपके पास 2 एंजाइम होते हैं, एक होता है टाइलिन, एक होता है टाइलिन 2, एक होता है टाइलिन, एक होता है टाइलिन। देखो ध्यान से देखना, आंसर बुक के जैसे ऑप्शनल वाला क्वेश्चन है तो ऑप्शन होगा उसी बेस पे लगाना है। एक होता है लाइसोजाइम है, एक होता है लाइसोजाइम, एक होता है, दूसरा होता है या लाइसोजाइम। आप इसको दोनों याद रखना। मान लो ऑप्शन के अकॉर्डिंग होगा तो आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग टिक करना होगा, टाइलिन या लाइसोजाइम। ठीक। धावन सोडा किस प्रकृति का होता है? धावन सोडा यदि बात करें तो ये किस नेचर का होता है, यानी अम्लीय है कि क्षारीय है? या क्या होता है? क्षारीय होता है, क्षारीय होता है। अच्छा,
इसका दूसरा नाम भी बता सकते हो, इसे हम कहते हैं धोने का सोडा, धोने का सोडा, इसी को हम नाम देते हैं वॉशिंग सोडा। अच्छा, वॉशिंग सोडा। अच्छा, इसका सूत्र भी क्या, यदि आपसे सूत्र कोई पूछ ले क्या होता है, तो होता है Na2CO3। तो ध्यान से, Na2CO3 ये धावन सोडा का सूत्र हो गया, धावन सोडा का सूत्र हो गया। धावन सोडा धोने का सोडा क्षारीय प्रकृति का होता है, और इसे हम लोग और क्या कहते हैं, वॉशिंग सोडा भी कहते हैं। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो।